start. This is lecture number first, part A. So as you see that the book mentioned 5 basic important antibiotic. Before starting antibiotic lecture, we need to first understand the bacteria. What is bacteria? If someone asks you, if you want to study the antibiotics chapter, so you need to know about the bacteria, like what is bacteria and what are the things that make strong the bacteria, and how the antibiotic affect these important points or important systems of the bacteria that affect the antibiotic affect these important points, important systems of the bacteria. Then they cannot grow in the human body and they cannot infect, right? So we will learn first all about bacteria. So number first is, what about bacteria? Bacteria, yes I know about bacteria. Bacteria जो हैं ये एक लिविंग सेल हैं जो कि क्या है? यस, बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया इज अ लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनका ये बहुत से काम कर सकते हैं। खुद ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। इसका एक काम क्या है? ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। और दूसरी बात क्या है? ये एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकता है। क्या? एनर्जी भी। ये हम इंट्रोडक्शन, बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो अपने आप को एनर्जी भी पैदा कर सकता है, वो खुद न्यूट्रिएंट्स भी ले सकता है, इसकी वजह से इनके एनर्जी बनेंगे। और नेक्स्ट बात जो इसमें है कि वो अपने आप को क्या करता है? प्रोटीन भी बना लेता है। प्रोटीन बनाने का भी काम है इसमें, ये काम कर सकता है। और डीएनए की कॉपीज, और सबसे मेन जो अहम काम है इसका कि ये क्या करता है? रिप्रोड्यूस भी हो सकता है। रिप्रोडक्शन का काम भी इसके अंदर हो सकता है। ये मेन काम है बैक्टीरिया के, जो कि ये ईजिली कर सकता है। तो हमारे एंटीबायोटिक का क्या काम होगा? इस एंटीबायोटिक का काम होगा कि इन सब चीज़ों को क्या करें? डिस्ट्रॉय करना होगा। इनमें से किसी चीज़ को भी डिस्ट्रॉय करेंगे तो बैक्टीरिया क्या होगा? इफेक्टिव होगा और बैक्टीरिया जो है वो अच्छी तरह से फिर, अगर एक इसमें हमने प्रोटेक्शन का जो हमारा फोकस होगा वो प्रोटेक्शन पर होगा। और हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको एनर्जी देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, प्रोटीन देता है, डीएनए काफ़ी मदद देता है और रिप्रोडक्शन भी करता है। इन चीज़ों पर हमारा फोकस ये है। सबसे पहले इसमें 5 चीज़ें जो हैं वो हम ज़्यादातर फोकस करते हैं, जिनमें से सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल जो है, और दूसरा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, और तीसरा क्या है? राइबोसोम है। ये हमारे पास सेल के अंदर चीज़ें, ये चीज़ें होती हैं। 4 नंबर पर हमारे पास क्या है? डीएनए और आरएनए की जो सिंथेसिस होती है वो भी यहाँ होती है। 5th नंबर जो लास्ट हमारे पास क्या है? फोलेट पाथवे हैं। फोलेट पाथवे यानी फोलेट मेटाबॉलिज्म। हमारे पास ये भी होता है। बस ये 5 चीज़ें हैं जिसको हमने सही अंडरस्टैंड करना है। अगर हमने इन चीज़ों को सही अंडरस्टैंड किया तो हमारे लिए एंटीबायोटिक बिल्कुल हल वजह से है। तो इनमें से हमारा जो मेन फोकस, यानी ये पहले इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सेल वॉल का क्या काम होता है। सेल वॉल हमारे पास प्रोटेक्शन भी देता है, प्लस और क्या हो सकता है? शेप भी दे सकता है, और क्या हो सकता है? और ये हमारे पास क्या है? सपोर्ट भी कर देता है। और सबसे मेन काम जो इसका क्या है? मेंटेनेंस भी देता है। ये चीज़ें सेल वॉल का काम है। सेल वॉल जो बैक्टीरिया का एक मेन पार्ट है, सेल वॉल। दूसरा काम सेल मेम्ब्रेन का क्या हो सकता है? सेल मेम्ब्रेन का भी यही काम है कि प्रोटेक्शन भी देता है, शेप देता है, सपोर्ट करता है, मेंटेनेंस करता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर बैक्टीरिया में जो कि मेन काम है वो क्या है? कंट्रोल पैनल। क्या है? कंट्रोल पैनल का काम करता है। कंट्रोल पैनल का काम किस तरह करता है? जिस चीज़ ने अंदर आना है सेल के अंदर, उसको क्या देता है? एंट्री देता है। और जिस चीज़ ने इससे बाहर जाना है उसको एग्जिट देता है। बस ये कंट्रोल पैनल, इनका काम यही चीज़ें हैं। फिर राइबोसोमल जो है, वो राइबोसोम जो हमारे पास प्रोटीन का जो प्रोटीन बनाना है वही काम करते हैं इसका बैक्टीरिया के अंदर। और डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस, मतलब कि ये हो सकता है कि जेनेटिक कोडिंग या जेनेटिक कंट्रोल इसका काम है। और फोलेट मेटाबॉलिज्म भी यही वही काम है कि डीएनए के जो कंपोनेंट्स होते हैं, डीएनए के जो कंपोनेंट्स है वो होते हैं, उसको बनाने में ये क्या करते हैं? हेल्प आउट करते हैं, या इसको कंट्रोल करता है, या इसकी में बनाने में हेल्प करता है। ये चीज़ें इसका फोलेट मेटाबॉलिज्म, फोलेट पाथवे है। ये 5 चीज़ें जो हैं बैक्टीरिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 कंटेंट जो हैं बैक्टीरिया के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट पार्ट है वो मेन फोकस करता है कि सेल वॉल क्या है। सेल, तो सेल वॉल क्या हो सकता है? हाँ, जिस तरह के हम, ये भी आप जहन में रखिए कि हमारे पास बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया एक अल्लाह ताला ने रोए ज़मीन पर इस तरह बहुत से ऑर्गेनिज्म बनाए हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन में रह सकते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर वाटर की जो मूवमेंट है वो कांस्टेंट, मतलब जहाँ पर पानी का बहाव अच्छा होगा वहाँ पर बैक्टीरिया अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया जो है उसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है ना, वो बहुत हाई होती है। और जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होती है तो इसके साथ क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा।
अगर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो वाटर मैग्नेट है। क्या है? वाटर मैग्नेट। ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर मैग्नेट है, मतलब कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आप को वाटर है वो अपने आप को खींचता है। इस वजह से ये वाटर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है। देखिए, आपने ये याद रखना है कि देयर इज़ नो एनी प्रोटेक्शन, एनी मेंटेनेंस, द वॉल बिकम इफ देयर इज, हम ये अगर हम ये कहें कि अगर एक ऑस्मोटिक प्रेशर या जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, इसमें अगर हमारे पास ये कोई इम्बैलेंस आ जाए या कोई और हो जाए, इसकी प्रोटेक्शन नहीं होगी, इसकी मेंटेनेंस नहीं होगी, तो क्या होगा? सेल वॉल को इफेक्ट करेगा ना। सेल वॉल जो है वो लीक हो जाएगा, वाटर रश आउट हो जाएंगे, रश आउट नहीं, रश इनसाइड होंगे। ये जो है वो वाटर जो है इनसाइड आ जाएंगे और बैक्टीरिया जो है वो स्वेल हो जाएगा और फिर ब्रस्ट होना शुरू हो जाता है। किस चीज़ की? बैक्टीरिया की। तो इस वजह से हम पढ़ते हैं कि सेल वॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि आपने पढ़ा कि सेल वॉल इंपॉर्टेंट है, तो आपने बैक्टीरिया किस तरह बस्ट होता है और इसके अंदर, तो इससे पहले भी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है और भी कंटेंट हमारे बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, वो क्यों नहीं इफेक्ट नहीं होते? वो इफेक्ट होंगे तो सेल वॉल इफेक्ट होगा। और सेल वॉल तो सबसे पहले में आता है, बाद में ये चीज़ें आती हैं। तो सेल वॉल किस तरह इफेक्ट हो सकता है? देखिए, सेल वॉल जो इफेक्ट हो सकता है वो मैं पढ़ूंगा आगे कि सेल वॉल जो है वो कंटिन्यूसली रिवायर्ड होता है, रिपेयर होता है। कहाँ से रिपेयर होता है? वो अंदर से रिपेयर अंदर बैक्टीरिया से रिपेयर होता है और फिर सेल वॉल जो है वो उसकी बनावट होती है और वो फिर अपना काम शुरू कर देता है। ये जहन में याद रखिए। देखिए, अब हम कोशिश करते हैं कि, तो हमारा ओवरऑल फोकस क्या है कि सेल वाल जो है बहरहाल उसको बैक्टीरिया को बहुत नीड्स होती है कि वो सेल वाल मेंटेन हो। तो सेल वाल किस चीज़ से बना होता है आपको पता है? सेल वाल जो है मेनली पेप्टिडोग्लाइकन। क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है कि पेप्टिडोग्लाइकन क्या चीज़ है और ये किस तरह सेल वाल को बनाते हैं, ये पढ़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल वाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल वाल इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी फ्लेक्सिबल which provide to the bacteria that is cell wall, right? अब देखें, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक घर है और इस घर को हम कंसीडर करते हैं क्या है? बैक्टीरिया। क्या? बैक्टीरिया। और क्या है? बैक्टीरिया। घर को समझे कि एक घर होता है, वो बैक्टीरिया समझे। और इसका जो चार दीवारी होता है ना, चार दीवारी, वो सेल वाल समझे। क्या? सेल वाल। ठीक है। फिर सेल वाल अगर चार दीवारी बनेगी तो ये किस चीज़ के साथ बनेगी? ये सीमेंट जो है वो, और इसके साथ ईंटें वगैरह जो होती है वो चीज़ें, वो उसको कंसीडर करें कि ये क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन है। पेप्टिडोग्लाइकन, ये पेप्टिडोग्लाइकन। सीमेंट पेप्टिडोग्लाइकन का काम करता है और ये पेप्टिडो सीमेंट कहाँ लगती है? सेल वाल के जो दीवारें होती हैं, चार दीवारें होती हैं, उसको बनाने के लिए आप सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे और फिर घर बनेगा। इसी तरह बैक्टीरिया जो है वो सेल वाल है, इसका जो चार दीवारी है वो सेल वाल कंसीडर किया जाते हैं। और सेल वाल चार दीवारी किस चीज़ से बनी होती है? सीमेंट से। सीमेंट हम पेप्टिडोग्लाइकन को कंसीडर करते हैं। अब इस कंसेप्ट को आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो दो चीज़ों से बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन, ये तो जाहिर बात है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। दो पार्ट्स हैं जो कि हमारे पास सेल वाल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो फर्स्ट नंबर पर है पेप्टिडो है और दूसरे नंबर पर क्या है? ग्लाइकन। ग्लाइकन क्या होता है? और ग्लाइकन चेन होता है, ये एक चेन होता है। और दूसरा क्या बात है? और पेप्टाइड क्या होता है? ये मैंने इसको बाद में पढ़ा और ग्लाइकन को पहले पढ़ा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट देने के लिए कि पेप्टिड ग्लाइकन जो चेन होता है ना, ये ग्लाइकन जो चेन होता है, ये हमारे पास शुगर चेन है। क्या है? शुगर मालिक्यूल से बना होता है। तो शुगर चेन ही हम कह सकते हैं। दो शुगर मालिक्यूल्स हैं जो कि हमारे पास क्या बनाते हैं? इस ग्लाइकन चेन को बनाते हैं। नाम से ज़ाहिर है कि ग्लाइकन यानी शुगर के साथ मिलता है। तो टू मालिक्यूल्स हैं जो कि इस ग्लाइकन को बनाते हैं। इनमें से फर्स्ट नंबर पर जो है वो NAG का है और दूसरा क्या है? NAM का है। ये आपने पढ़ लिया ना कि ग्लाइकन चेन होते हैं, दो शुगर मालिक्यूल्स होते हैं और जिसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है और दूसरा क्या है? एन एसिटाइल यूरेमिक एसिड होता है। ये दो चीज़ें जो हैं, शुगर मालिक्यूल्स जो हैं वो ग्लाइकन बनाते हैं। और दूसरा क्या है? पेप्टाइड है। दूसरा क्या है? पेप्टाइड है। पेप्टाइड का क्या काम है? ये भी वही सेल वाल का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेप्टाइड जो है वो लक का काम क्या करता है? इसका क्या मतलब सर? इसका मतलब कि NAG और NAM ये एक इस तरह चेन बनाता है। NAG और इसके साथ क्या है? NAM, फिर NAG, फिर NAM, इस तरह ये चेन बनाएगा। तो ये चेन बहुत लूजली होता है और इसलिए इसको एक लाक की ज़रूरत होती है। लाक क्या है? अमाइनो एसिड है, जो कि अमाइनो एसिड हैं और ये इसको क्या करते हैं? वो टाइटली कवर करते हैं, आपस में मिलाने के लिए एक लाक का काम करते हैं। लाक इसको बनाने में, इसकी बनावट में। तो ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रॉन्ग केसिटी भी प्रोवाइड करता है, फ्रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट क्या है इसका? ये जब भी कोई प्रेशर आएगा तो उसको रिजिस्ट करेगा। ओराल सेल की बात कर रहा हूँ कि ओराल सेल वाल जो है ना, इसको फिर रेजिस्ट करेगा क्योंकि ये पेप्टाइड और ग्लाइकन जो है वो आपस में मिल जाते हैं तो स्ट्रांग बनाएगा सेल वाल को, रिजिडिटी बनाएगा, इसकी रिजिडिटी अच्छी होगी, प्रेशर को रेजिस्ट करेगा। इस तरह हम कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये किस तरह सेल वाल जो है वो कंटिन्यूसली रिवाइल्ड होते हैं और फिर सेल डिवीजन के साथ साथ और ये
बार बार सेल बनाने की पेप्टिडोग्लाइकन बनाते हैं, फिर वो सेल वॉल को अच्छी तरह स्ट्रांग बनाते हैं। लेकिन ये याद रखें कि सेल वॉल जो है वो इसी तरह ये खुद खड़ा नहीं हो सकता, ये इंडिपेंडेंट है, यानी पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो सेल वॉल को इंडिपेंडेंट बना सकता है, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा इतना स्ट्रेंथ नहीं होता। स्ट्रेंथ देने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसे हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं, या इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। ये एक बैक्टीरियल एंजाइम है जो कि हमारे पास बैक्टीरिया सेल वॉल को यानी पेप्टिडोग्लाइकन को स्ट्रेंथ करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मोर कम्प्लेक्स बनाता है, और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं बैक्टीरिया के लिए। ये जो है ना, अगर हम ये कहें कि ट्रांसपेप्टाइडेज जो है वो एक वेल्डर का काम करते हैं तो अच्छा होगा। वेल्डर का काम, ये जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं ना, उसी तरह काम ये भी करता है। कौन? ये एंजाइम जो है किसके साथ, ये पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, ये जो सेल वॉल बनाते हैं उसके साथ ये हेल्प करता है। ये अगर ये हम या ये कहें कि ये केमिकल वाइडर हैं, केमिकल वेल्डर हैं, तो भी बुरा नहीं होगा, फिर भी अच्छा है, क्योंकि ये केमिकल ही होते हैं ना, तो वो इस तरह ये प्रोवाइड करते हैं। फिर ये जो चेन बना होता है ना, ये जो चेन बना होता है कौन सा, पेप्टिडोग्लाइकन वाला, पेप्टिडोग्लाइकन वाला जो चेन होता है ना, इसको क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अगर ये हैं तो ये पेप्टिडोग्लाइकन और सेल वॉल की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, अगर ये एंजाइम नहीं है तो अच्छी तरह से वो नहीं बना सकता, क्योंकि फिर ये क्रॉस लिंकिंग का काम करेगा, और क्रॉस लिंकिंग में जो है वो ये इसकी बहुत अहम रोल है, जो कि होना भी चाहिए। ये एक अमीनो एसिड जो टेल्स होते हैं पहले उसको बनाते हैं, लिंक आउट करते हैं, फिर इस तरह हमारे पास सेल जो हैं वो इंडिपेंडेंट होता है, हर काम अपनी तरफ से जो अपने आप को कर सकता है, वो अपने आप को प्रोटेक्शन है या वो सपोर्ट है, जो भी चीज़ है वो ये कर सकता है। अब अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि NAM और NEG वाला जो चेन है, वो भी आपने कहा कि वो इंडिपेंडेंट है और वो सेल वॉल को अच्छी तरह से बना सकता है, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये तो बना तो सकता है, अच्छी तरह से बना लेता है, लेकिन उसको स्ट्रेंथ देने के लिए इस एंजाइम की बहुत ज़रूरत है। इसको ये स्ट्रांग करता है, और एंजाइम की जो क्रॉस लिंक होती हैं पेप्टिडोग्लाइकन चेन के साथ, फिर ये वो बहुत अहम रोल करता है सेल वॉल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इसको जानने की कोशिश करें। फिर आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन ये है कि आपने जो मैंने पहले दिखाया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल, इनमें से जो था इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, ये जो बैक्टीरिया थे पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनिम, मोनोबैक्टीरियम एंड ग्लाइकोपेप्टाइड डिसोवेंकोमाइसिन कहलाते हैं, ये किस तरह काम करेगा, ये भी वही काम करते हैं जिस तरह हमने पढ़ा। किस तरह, ये इसका मैकेनिज्म ये होते हैं ना कि ये मेडिसिन जो होते हैं ये जो है वो इनहिबिट करते हैं, किस चीज़ को इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, रोक लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं। किस चीज़ को स्टॉप करेंगे, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को। किस चीज़ को, ट्रांसपेप्टाइडेज, ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो है ना, वो बैक्टीरिया यानी जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, इनके दरमियान जो मेडिसिन मैंने बताई कि पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनिम, मोनोबैक्टीरियम एंड ग्लाइकोपेप्टाइड वेंकोमाइसिन वाले, तो ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को, इस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, इनहिबिट करते हैं। फिर अगर इसको इन्होंने स्टॉप किया, इनहिबिट किया, तो यहाँ पर क्या होगा, बताए ना, ये ब्लॉक हो जाएगा। क्या ब्लॉक हो जाएगा, ये पेप्टिडोग्लाइकन का जो स्टेप है ना, कि वो फिर क्रास चेन बनाने की कोशिश करेगा, फिर इस तरह चेन बनाएगा तो सेल वॉल बनेगी, और फिर इसको स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करेगा वो पेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर जो है, इन्होंने इस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट किया, बिल्कुल ब्लॉक किया। इन्होंने इसलिए ब्लॉक किया कि जब पेप्टाइडोग्लाइकन की चेन बनेगी, ये वाला जो स्टेप है, पेप्टाइडोग्लाइकन की जो चेन बनेगी, तो वो हम क्या करेंगे, उसको इन्होंने ब्लॉक किया तो क्या, कैंसिल किया। अच्छा, समझिए कि ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो एंजाइम है, वो ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर जो मेडिसिन है ना, वो इस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ब्लॉक करेगी। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ये ब्लॉक करेगी तो क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन कंस्ट्रक्ट तो हो चुका होगा, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सेल वॉल जो है वो अच्छी तरह से कवर हो गया होगा, लेकिन इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की जरूरत होगी। तो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं तो सेल वॉल क्या होगा, लीकी होगा। जब लीकी होगा तो सेल के अंदर क्या होगा, जो हमने पढ़ा कि ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, हाई सॉल्यूट सॉल्वेंट, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है इसमें, तो फिर वाटर क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इस तरह ये लीकी हो जाएगा। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मैग्नेटिक वाटर मैग्नेट हैं, जो कि वाटर जो है अपने अंदर लेके आता है, तो फिर क्या होगा, बैक्टीरिया सेल जो है वो स्वेल हो जाना शुरू हो जाएगा। जब स्वेल हो जाएगा तो इसके ये बस्ट हो जाएगा, क्या होगा, बस्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा कि बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर जो है वो अच्छी तरह से काम करेगा और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।